बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर आपकी खिदमत में इखलाक भुट्टो एक नई सीरीज़ के साथ हैं। आज हमारे पास मेहमान खसूसी अब्दुल जब्बार सदायो साहब आए हैं। इनका इंट्रोडक्शन और इनकी तफसील, इनकी कामयाबी की तफसील इनसे अपनी ज़बानी हम सुनना पसंद करेंगे। अच्छा व्यूअर्स से दरख्वास्त है ये हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इन चीज़ों से मुफीद हो सकें। आइए मिलते हैं अब्दुल जब्बार सदायो से। अस्सलाम वालेकुम। सही, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? खैरियत है? बिल्कुल, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद। आप ओमान में आए हैं। थैंक यू। जानना चाहेंगे आपका तारुफ और आपका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किस तरह हुआ और अब किस जगह पर हैं, आप अपने आप को समझते हैं, ये ज़रा ब्रीफली हमें बताइए। थैंक यू सो मच इखलाक साहब, आपने हमें इस काबिल समझा। सक्सेस तो नहीं कह सकते, अंडर द वे ऑफ सक्सेस है। जैसे कि आपने बताया, माय नेम इज़ अब्दुल जब्बार, मैं बाय कास्ट सदायो हूँ। Basically, I belonging from the Jacobabad district and nowadays I am settled in Karachi. और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है मेरान यूनिवर्सिटी से। 2010 का पास आउट हूँ। उसके बाद हमने कैरियर स्टार्ट किया था अपना एज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम द डिज़ाइनिंग प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर इन एनआर पेट्रोटेक में। आफ्टर दैट आई गॉट द चांस टू वर्क विद ऑपरेशंस। सो उसके बाद कंटिन्यूसली डिज़ाइनिंग के बाद मैंने थ्रू आउट द करियर जो अपना है वो ऑपरेशन में ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्व किया है माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ प्लांट्स में रहे पाकिस्तान में एंड आजकल आपके साथ इधर ओमान में ही है। आप तो डिज़ाइनिंग में हैं। यूनिवर्सिटी से आगाज़ करते हैं। आपकी तालीम केमिकल इंजीनियरिंग में आपका वो सफ़र किस तरह गुजरा? आप ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे या बैक बेंचर थे? भाई बैक बेंचर तो नहीं कह सकते थे, तो फर्स्ट में सीरीज में बैठने वाले। लेकिन जो हमारे रिजल्ट थे वो बैक बेंचर से पीछे थे। तो हम एवरेज, बिलो द एवरेज कह ले, एवरेज स्टूडेंट थे। हाँ, कोई टॉपर्स या इस तरह नहीं थे। यूनिवर्सिटी का टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा। बिल्कुल, तालीम के साथ साथ हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी बड़ा एक्टिव रहे अपने टाइम ड्यूरेशन में। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, तालीम भी की थी। अच्छा, एक टिपिकल वर्ड इस्तेमाल होता है सिंधी में, या है तो रशियन, कामरेड। ठीक है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि आप कामरेड रहे हैं अपने। एग्जैक्टली, स्टूडेंट कामरेड कह सकते हैं। स्टूडेंट कामरेड रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उसमें आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी? देखिए, कॉमरेड हम एज ए नेगेटिव सेंस समझते हैं उसको, नेगेटिव पहलू हमने उसका देखा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं कि एज ए कॉमरेड आपने कौन सी चीज़ें अच्छी की, जो आपके जूनियर थे उनकी हेल्प की, या कोई माशरे में सुधार लाए, ये मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, तो हमने एक फोरम इंट्रोड्यूस करवाया था जब मैं, यानी कि मेरा एक पॉलिटिकल विंग से ताल्लुक था, तो इन्फ्लुएंस था। तो उसकी वजह से हमने एक केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे, जूनियर एंड सीनियर एंड हमारे बैच के मिलके, हमने एक केमिकल इंजीनियरिंग फोरम के नाम से एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मैं ही लीड कर रहा था। उसका पर्पस यही था कि जो हमारे स्टूडेंट है केमिकल के, उनकी इंटर्नशिप हो गई, उनकी जॉब्स वगैरह या जॉब के लिए उनकी ग्रूमिंग हो गई। अच्छा। हाँ, तो वो प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस कराया था टीचर्स की कोलैबोरेशन के साथ। तो और उसको लॉन्च किया था, उसकी पूरी एक बॉडी बनाई थी। सही। वो फिर जल्दी उसका इनिशिएट लिया था। उसी के प्लेटफॉर्म पे हमने एक टूर्नामेंट भी करवाया था। यूनिवर्सिटी फंडेड था, स्टूडेंट को क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था। तो मतलब सोशली एक्टिव रहे हैं आप अपनी जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ तक थे। हाँ। उसके बाद अभी भी है माशाल्लाह, अभी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज बनिस्बतन हमसे काफी ज्यादा हैं। सही। और ये अप्रिशिएट करते हैं हम आपको कि अपनी कैरियर में तो ठीक है कामयाब हैं आप, मगर सोशल एक्टिविटीज में भी आगे हैं। समाजी कारकुन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, इंडिविजुअल और कोई। हाँ।
अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं आपकी पहली नौकरी, सही। कहाँ पर आपने स्टार्ट की और किस तरह आपको मौका मिला वहां पर जाने का, जो सजू आपने जो की वो मुझे जरा तफसील से बताइए। फर्स्ट जॉब थी जो मेरी वो थी, मैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए गया था, 4 to 5 मंथ थे वो। नूरियाबाद में थी एक एशिया चिपबोर्ड कंपनी। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पर मैं प्लांट था, चिपबोर्ड, ये हार्डबोर्ड, चिपबोर्ड और एमडीएफ वगैरह जहाँ बनते। सही सही। वो मेरा टीचर था, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, अभी उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने रेफर किया था, इशफाक हुसैन पीरजादा साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने रिकमेंड किया था। तो वहाँ पर 4 महीने मैंने सर्व किया। उसके बाद मैंने एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, नेस्पाक, आपने सुनी होगी, कंसल्टेंसी है उनका, सिविल वर्क था, साइट क्वालिटी इंजीनियर की जॉब थी। तो फिर 4-5 महीने उधर भी किए। उसके यानी इनिशियली 1 साल मेरा आउट ऑफ द, क्या कहते हैं, हमारा अपने फील्ड से रहा। वो लैब में काम किया, सिविल के काम किए। उसके बाद फिर एनआर में मुझे प्रॉपर अपने, अच्छा, कितने अरसे के बाद आए? पास आउट होने के बाद 1 साल के बाद एनआर में आए। सही है। कौन से ईयर में? 2012 में आया। 2012 में एनआर में आए। सही सही। हाँ, 2010 के पास आउट है, 12 में आ गए थे, तकरीबन 1 साल का ही गैप हो गया था। सही है। तो एनआर में किस तरह आपका सफर गुजरा? एनआर का टाइम बहुत अच्छा रहा। एनआर में हमने बहुत सीखा। ऑलमोस्ट हम फ्रेश ग्रेजुएट ही कह लेते हैं 1 साल का, तो एक स्पार्क भी था लर्निंग का, बिल्कुल, और एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसको हमने कोशिश किया फुल कैश करें। और हमारे सीनियर थे, मेरा एक दोस्त भी है, कोलीग भी है, और क्लास फेलो भी है, गुलाम मुस्तफा कुरैशी साहब, आपने भी उसके साथ काम किया, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट। टेक्निकल कैरियर की लाइफ है ना, वो आके लाइफ फील्ड में सीखा है। स्टूडेंट लाइफ में हमने जस्ट मस्तियाँ की, पेपर पास किए, डिग्री ले ली। उसके बाद जो भी सीखा है वो फील्ड में आके सीखा है। उसका पहली सीढ़ी है एनआर। उसका हम आए, वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी डेजिग्नेशन भी ट्रेनिंग प्रोसेस इंजीनियर ही थी। अच्छा अच्छा, सही। तो ट्रेनिंग के दौरान हमने पूरा आउटपुट दिया। शायद आपको पता हो, वहां पर फर्स्ट टाइम इन कैरियर ऑफ द नॉट ओनली द एनआर पेट्रोटेक पर इन पाकिस्तान, मैंने एक सिमुलेशन की थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर था, पाइप नेट, माशाल्लाह। वो और तो कोई भी नहीं चलाता था पहले भी, एनआर में भी नहीं चलाता था जी। तो एक पार्को की क्यूरी आई थी कि हमें हाइड्रोलिक स्टडी करवानी है अपनी केम के पाइपलाइन की। सही सही। जो कराची से महमूद कोट जा रही है, 850 किलोमीटर की, तो उनकी हाइड्रोलिक स्टडी उनको करवानी थी। और उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि हमें पाइप नेट सॉफ्टवेयर पे ही करनी है करके। तो फिर उसकी हमने एक स्टडी की थी। पहले सॉफ्टवेयर को समझा था, इंस्टॉल किया, उसके बाद उसकी सिमुलेशन डेवलप की। वो स्टडी हो गई, 6 महीने का प्रोजेक्ट था। आसिफ महमूद साहब मेरे सुपरवाइजर थे उसमें, और वो सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। उसके बाद फिर मैंने खुद ब खुद उस पर एक दूसरी सर्च एनालिसिस का एक होता है प्रोविजन उस सॉफ्टवेयर में, जो कि आज तक किसी ने और नहीं किया। मैंने एक सक्सेसफुल ट्यूटोरियल देख के एक मॉडल डेवलप किया था सर्च एनालिसिस का, माशाल्लाह। यानी कि एक कंटिन्यूअस लाइन में फ्लूइड जा रहा है, तो ड्यूरिंग द नॉर्मल प्रोसेस कहाँ पर सर्ज आ सकता है और उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है लाइन के उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। अच्छा अच्छा। तो ये उस टाइम मैंने किया था, और अनफॉर्चुनेटली उसी के फौरन ही बाद कंपनी ने डाउनसाइजिंग का एक एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ क्राइसिस थे और उसमें हम भी डाउनसाइज। अच्छा, और क्या एक्सपोजर आपको मिला वहां पर इसके अलावा? एनआर में 1 साल रहे थे आप? हाँ, 1 साल रहा था। तो ये तो मैंने इंडिविजुअल किया था प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैं और भी प्रोजेक्ट में सीनियर्स के साथ इन्वॉल्व था। पीएनआईडीज के रिव्यू में हो गया, हाइसिस वगैरह चलाना उधर से सीखा फर्स्ट टाइम, और 2-4 सॉफ्टवेयर सीखे, क्रॉस बाय साइज। और मोस्टली वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन खुद का शौक भी था। दोस्त तो सीनियर थे उनके, वो भी गाइड करते थे, इन्वॉल्व करते, तो इस तरह वो सीखे। और आज तक वो सॉफ्टवेयर में भी चलाता आता हूँ कि जैसे हर फील्ड में, हर जगह पे काम आए, ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, वहाँ पर डाउन साइजिंग का क्या क्राइटेरिया आप समझते हैं था उस वक्त? यानी के पास सही, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी। पहले तो अच्छे प्रोजेक्ट थे, जब प्रोजेक्ट चले जाते हैं, आपको पता है कंपनी का एक कैपेक्स होता है, बजटिंग भी होती है। तो सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी थी, तो हमारी जो हायरिंग थी वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल थी। सही सही। तो जैसे जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, तो उनका रिन्यू नहीं कर रहे थे। वो यही बता रहे थे कि बजट नहीं है और प्रोजेक्ट नहीं है। और एनआर में एमडी साहब थे, उनके मुतालिक मैं जानना चाहूंगा। एमडी साहब, उनकी क्या खिदमत थी? सनाउल्लाह शाह साहब।
सनाला शाह साहब बड़े मेहरबान थे, नॉट ओनली फॉर अस बट के पूरे इदारे के लिए। वो जितना टाइम रहे उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इदारे को उठाने के लिए, उसके लिए बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं। सही। जितना टाइम वो रहे थे बड़े प्रोजेक्ट थे। ये जो अनफॉर्चुनेट हुआ ये सारा इसी वजह के वो साइड पे हो गए थे। कोई पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे शायद, तो उनके साइड होने के बाद प्रोजेक्ट्स कम हो गए। सही सही। तो कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। तो उसके बावजूद उन्होंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ, इससे पहले कभी डाउन साइजिंग नहीं हुई थी। एनआर बहुत पुराना है, आपने सुना होगा। तो फर्स्ट टाइम इन लाइफ उन्होंने डाउन साइजिंग पे गए ड्यू टू द नो बिजनेस। हायर मैनेजमेंट में आपस में क्लेश हो गया ना, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट हुआ ओवरऑल बिजनेस पे। शाह साहब जब तक थे तो वो बड़े तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट ला रहे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी कंपनी की। हमारे दौर में तो ये अपना जलमक्सी था, उच्च था, पीपीएल के प्रोजेक्ट थे, तो एक बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था। और एनआरए खुद बजाते खुद एक इंस्टीट्यूट है, मैं तो कहूँगा इदारा नहीं है जो सिर्फ प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहा था, मगर एक नर्सरी थी जो नए इंजीनियर आ रहे थे उनको ट्रेन करके आगे मार्केट में लॉन्च कर रहे थे। एग्जैक्टली। अभी भी आप देखें अगर दुनिया में, तो जो लोग एनआर में काम करके गए हैं आज माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह अपनी पीक पे हैं, प्रोफेशन की अपनी पीक पे हैं। हाँ, हमारे सारे कुलीग के बाद एनआर में निकलने के बाद कहाँ आपने जॉब सर्च की? उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। पीपीएल का प्लांट था इसमें टंडो आदम में, हाला के नाम से, हाला गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी, उसको HGPP कहते थे। सही सही। वो प्लांट तो पीपीएल का था, रन था थर्ड पार्टी थी इटाल्टिक एनर्जी। तो मैंने एज अ प्लांट प्रोडक्शन इंजीनियर ज्वाइन किया था। अच्छा, अब डिजाइनिंग से आप ऑपरेशन में चले गए। ऑपरेशन इंजीनियर फर्स्ट मेरी डेजिग्नेशन थी, ऑपरेशन इंजीनियर। तो फिर वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था डिजाइनिंग का, तो था जो हमने देखा था स्कीम वगैरह, वहां पर प्रैक्टिकली करने का चांस मिल गया। तो 5 साल फिर हम उधर रहे। वो प्लांट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था माशाल्लाह। हाँ, ये गॉड गिफ्टेड में समझूंगा कि पहले हमने डिजाइनिंग में आए, किताबों में देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एवरेज स्टूडेंट थे। तो पहले हमने थियोरेटिकल चीजें एनआर में कवर कर ली। अब दूसरा प्लेटफॉर्म मिला उनको फिजिकली देखने का और करने का। फिर जब प्लांट पे गए तो हमने 200% अपना इनपुट दिया सीखने का, और तो शौक था और दोस्त भी अच्छे मिले थे। ये हमारी किस्मत है कि जहाँ भी गए वहाँ पर हमें सीनियर्स बड़े अच्छे मिले हैं, जिन्होंने हमें गाइड भी किया है, सपोर्ट भी किया है। और वहाँ पर कितना काम किया? 5 साल में रहा हूँ। 5 साल वहाँ इटाल्टिक में रहे, पीवीएल की साइड पे। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं एवरेज स्टूडेंट था, स्टूडेंट आप एवरेज हो सकते हैं, मगर प्रोफेशन में माशाल्लाह आप बराबर हमने कोशिश की कि बहुत टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जिस तरह आपने प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात बताई अभी कि आपने पाइपनेट चलाया, हाइड्रोलिक स्टडी परफॉर्म की पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, तो इस तरह अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल कहीं अपने आप को प्रूव करने की, तो आपके अंदर वो सलाहियत है, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। वो तो उस टाइम था अबव एवरेज अबव एवरेज आप कंसीडर किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अभी। जी जी। ये तो उन दिनों की बात है जब फ्रेश थे। अब तो 10-15 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अभी कहाँ पर हैं आप? आजकल मैं ओमान में इनरफ्लेक्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। ओक्यू का प्लांट है। सही। ये है क्रूड ऑयल स्टेबलाइजेशन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सही। तो वहाँ पर मैं एज कंट्रोल रूम सुपरवाइजर जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ माशाल्लाह। सिंस लास्ट 3 years आई एम हियर। अच्छा, पाकिस्तान को हम अगर कंपेयर करना चाहें, वहाँ की वर्किंग, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के प्लांट ऑपरेशन प्रोसीजर मैनुअल्स, और यहाँ ओमान में अभी आप काम कर रहे हैं, 2 साल तकरीबन हो चुके हैं आपको, तो उसको आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? वहाँ पर बेहतर था प्रोसीजर्स या यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पर इंटरनेशनल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है। सही। स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन में HSE रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट देखा जाए तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं प्लांट पाकिस्तान में जिस कुछ अच्छे जगहों पे काम किए हैं वो प्लांट कतन बेहतर थे यहाँ से। जो मैंने आपको बताया हाला का प्लांट था वो टोटल कैनेडियन डिजाइन था एंड कैनेडियन प्लांट था।
माशाल्लाह। और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं 5 साल रहा तो मिनिमम वहाँ पर मेंटेनेंस निकलती थी इक्विपमेंट्स की, और फेलियरिटी बहुत कम थी। अच्छा अच्छा। फेलियरिटी बहुत ही कम थी इक्विपमेंट्स की, इन टर्म ऑफ द पंप्स और कंप्रेसर्स और स्टैटिक इक्विपमेंट्स ऑल ओवर द थिंग्स। बट कंपेरेटिवली अगर उसको मैं फिर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ प्लांट बहुत न्यू है, लेकिन इनकी इक्विपमेंट फेलियरिटी का रेट उनसे ज्यादा है। तो इसका एक था, और ये डीबॉम टाइप का प्रोजेक्ट होता है, डिजाइन ऑपरेट बिल्ड एंड ट्रांसफर के नाम से एक आजकल टर्म है, आपने सुना होगा। डीबॉम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक थर्ड पार्टी आती है, वो एक 4 साल 5 साल या 6 साल के लिए प्लांट डेवलप करती है, रन करती है, और फिर क्लाइंट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसलिए वो जो प्रोवाइडर है उसकी भी मजबूरी है, अगर इतनी अच्छी हाई क्वालिटी देगा 4 साल के बाद क्लाइंट नहीं कर रहा उससे बायबैक, तो वो कहाँ करेगा इतना एक्सपेंसिव। सही सही। तो वो इसलिए ये पाकिस्तान की मतलब बेहतर चीज है कि वहाँ पर प्लांट जो लग रहे हैं हमारे यहाँ भी चल रहे हैं, स्पेशली पीपीएल और पॉलिश के और मोल में 3 जगह पे रहा काम किया आपने, तो वहाँ प्लांट बेहतर है हमारे, मटेरियल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे है। और लोग तो माशाल्लाह अच्छे हैं ही, जो वहाँ भी चला रहे हैं प्लांट, यहाँ भी चला रहे हैं, तो से हम ट्रेंड होके यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ भी माशाल्लाह सही परफॉर्म कर रहे हैं आप अपनी जॉब 2 साल से। तो मुझे एक सवाल अभी जहन में आया कि फिर पाकिस्तान मुश्किल वक्त से क्यों गुजर रहा है, हमारे हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। आपने बताया कि प्लान हमारे पास क्वालिटी बेहतर है, लोग आप माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल वाले हैं, बहुत पोटेंशियल वाले हैं, दुनिया में हर जगह पे काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वजह क्या है पाकिस्तान के इन हालात? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं पाकिस्तान में बहुत सारे, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखें आप सऊदीया, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, बहरीन, हमारे लोग वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। नासा तक हमारे लोग हैं पाकिस्तान से, नासा में भी परफॉर्म कर रहे हैं। दुनिया का एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को आप किस तरह समझते हैं कि बेहतर हम कर सकते हैं? यार एडमिनिस्ट्रेशन तो हम तो नहीं कर सकते इसको, या तो पॉलिटिकल लोग ही कर सकते हैं, या जो है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मिलिट्री कर सकती है। जिनके पास पावर है वो जिस दिन चाहेंगे वो कर गुजरेंगे, वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जी, तो वो बन जाएगा। पाकिस्तान में तो हर किस्म का देखें, डेमोक्रेसी आ चुकी है, डिक्टेटरशिप आ चुकी है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम और वजीर आजम आ चुका है। अभी भी बेहतरी की तरफ हम नहीं जा रहे। डिक्टेटर थे, फौजी थे, वो चला रहे थे मुल्क में। तो अभी हो सकता है कि कहीं और कमी हो, नियतों की कमी है, नियतों की कमी हो सकती है। क्योंकि कर रहा हूँ, चाइना देखें, इंडिया देखें, पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन नहीं है। चाइना और इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और फाइनेंशियल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। वो अपनी पॉपुलेशन को कैश करवा रहे हैं, उनके पास पॉलिसीज हैं। हमारे यहाँ पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि नियतों का फुकदान है। जो हमारे पॉलिटिकली और जो कहें कि ताकतवर लोग हैं, उनकी नियत जो है अपने सराउंडिंग में ही घूम रही है, वो लॉन्ग टर्म नहीं, सोल्यूशन नहीं है उनके पास। आखिरी मुश्किल सवाल पूछूं कि हम बेहतर किस तरह हो सकते हैं? मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी भी कह रहा हूँ कि हम नहीं हो सकते जब तक हमारे ताकतवर लोग नहीं चाहेंगे। ये हो चुका है। मैं आपको रिसेंट पास्ट का एग्जांपल देता हूँ। 2012 से लेकर 2018 तक हमारे पास एक आर्मी चीफ थे, राहील शरीफ, आपने सुना भी होगा। उन्होंने एक ज़रबे अज़म एक स्टार्ट किया था, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसके, और उसका एक ये भी पॉइंट था कि हमने अमन करना है। पूरे 1 मंथ हो गया था, और उससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट आया था पूरी जीडीपी पे, जीडीपी पे आया था, बिजनेस बढ़ा था। ऐसा ही है। और सेम वही कंट्री है, वही लोग हैं, वही लोग। आजकल फिर बदअमनी बढ़ गई। जैसे कि आपको मैंने ईद में बताया कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा, क्योंकि हालात नहीं है अच्छे। तो हमारा ताल्लुक गांव से, और गांव में हालात देख रहे हैं किस तरह के। अब गांव के लोग जो है बकरी भैंस नहीं रख सकते, नहीं रख पा रहे, और उस लाइट के इश्यूज है। पहले क्या कि अगर वो लोग चाहेंगे, जिन्होंने पहले कर चुके हैं, ये डेमो हो चुका है, वो चाहते हैं वो हो जाता है। आजकल वो शायद नहीं चाह रहे, इसलिए अमन नहीं है। जब वो चाहेंगे तो ये पॉलिटिकल चीजें भी सीधी हो जाएगी, सब सीधे हो जाएंगे। वो चाहेंगे हो जाएगा, वेरी सिंपल है इंशाल्लाह। हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और हम लोग अपना पार्ट प्ले करें।
पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। Exactly. जो लोग हम बाहर बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो जिस भी लिहाज से हम कर सकते हैं। पिछली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें पाकिस्तानी अवाम को रिक्वेस्ट की थी कि अपना जो सफ़र आप कर रहे हैं पीआईए को इस्तेमाल करें। जो आप यहाँ से अपनी फैमिली के लिए पैसे भेज रहे हैं, उनके अखराजात पूरे करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से भेजें। जो लोग हम बाहर बैठे हैं, हम इस तरह अपना इनपुट दे सकते हैं या अपनी फैमिली को वो चीज़ें बताएं कि प्रॉपर टैक्स दे दें, बिलिंग पूरी करें, जो भी हम इस्तेमाल करें ये हम लोग कर सकते हैं। जी तो अच्छा, एक सवाल और सन ऑफ सॉइल पे मुझे याद आया कि अभी पाकिस्तान में केनाल का इशू चल रहा है, बहुत आपने देखा होगा। उसमें मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए अपने चैनल पे, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये सरासर ज्यादती है सिंध के साथ, क्योंकि अकार्स अवेलेबल है पहले से। आपने भी देखा होगा बहुत सारे अकाबरीन ने इस पे डिटेल्ड किए। मुझे इतने डिटेल फिगर्स नहीं पता, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह नंबर नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बिंग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मजहब में भी यही है कि जो टेल एंड यूजर होता है उसका राइट ज्यादा है। तो पहले से कमी है, शार्टेज है वाटर की। हमारे लाखों एकड़ घेराबाद पड़े हुए हैं ये सही पानी ना होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पर कदा कलामी की माफी, चूंकि आप टेल एंड पे बैठे हैं, कराची के आप बाशिंदे हैं, और इस पूरी मुहिम में कराची का कोई भी इनपुट नहीं है। ये इस तरह कहें कि उन्होंने लातालिकी का इजहार कर दिया है इस बात पे कि हमारा काम नहीं है। ये माजी में भी अनफॉर्चुनेट रहा है। हमारे जो दोस्त हैं कराची से, हम उनसे पहले भी पूछते हैं, जब कालाबाग का इशू आता है या इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता? होना चाहिए, लेकिन उनको ऐसे फील आता है कि ये इशू ओनली टोटली जमींदार लोगों का है, या जो देहाती लोग हैं जिनका गुजर सफर पानी पे नादान है। शायद इनको इतना पता नहीं कि अगर पानी नहीं होगा तो किंजर झील में पानी नहीं आएगा। तो किंजर झील में जब पानी नहीं आएगा तो कराची पानी पिएगा कहाँ से, और इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ऐसा ही इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए। फिर आप जो है जीसीसी की तरह से बड़ा महंगा प्रोसेस करेंगे, सी वाटर को रिफाइन करके चलेंगे, नॉट पॉसिबल। इतने तो हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम ये कर सकें। और 95% में अपनी वीडियो के तसलसल से ये बात कराची के लोगों को और पूरी सिंध के लोगों को गुजारिश करूंगा कि इसमें अपना भरपूर हिस्सा डालें, वो किसी तरीके से भी अपनी आवाज़ उठाएं मोबाइल के जरिए या क्योंकि कराची में 95% पानी झील से आ रहा है आपकी, और वो झील रिफिल हो रही है इंडस रिवर से। अगर इंडस रिवर में पानी नहीं आएगा तो वो झील जाहिर है आपकी रिफिल नहीं होगी और पानी वहाँ से आपके पास नहीं आएगा। और जो अभी ये टैंकर आपको बिक रहे हैं 4000, 2000, 5000 के, वो फिर 10,000, 20,000 के हो जाएंगे। हो सकता है फिर आपकी अकल ठिकाने आए। तो हम लोग भी कराची के बाशिंदे हैं, हम लोग भी काफ़ी सालों से वहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ को, जो वो पहले ही रद्द हो चुका है, फिजिबिलिटी स्टडी आपकी रद्द हो चुकी है। आपकी बात ही मैंने इसके डिटेल बहुत चीजें, तो फिजिबली वो फिजिबल है ही नहीं, ये साइंसदान जो हमारे थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपना ओपिनियन इन रिटन जमा करा चुके। ये पता नहीं कौन से रस्तू हैं इस तरह के ऐसा ही आइडियाज ले आते हैं, जबकि करने को बहुत सारे और काम हैं जो हम कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ा, नॉट ओनली पाकिस्तान बट आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर एनर्जी चैलेंजेस। अगर आप एनर्जी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो कहना कि कामयाबी का राज है एनर्जी। उन्होंने एनर्जी फ्री जोन इंट्रोड्यूस करवाया था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर क्या हो, इंडस्ट्री माइग्रेट कर रही थी दुनिया भर से चाइना में, और चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अब हमें काम करना चाहिए एनर्जी पे, एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप उसको सस्ता चीप करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आप की इकोनॉमिक करेगी। तो उस तरह हम सोच ही नहीं रहे, जबकि हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपने सुना होगा ये नूरियाबाद से लेकर बलूचिस्तान का गवादर तक के एक विंड कॉरिडोर है, जिसमें इतना पोटेंशियल है। इसमें बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हो चुकी हैं प्रीवियसली पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान खुद की जो है 35 ईयर तक
आर मोर देन दिस, फ्री ऑफ चार्जेस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इस विंड कॉरिडोर के थ्रू, अगर वहां पर प्रोजेक्ट चलते हैं बड़े तेजी से। ये हमारे पास है। कोयला दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, सन है, सूरज, अल्टरनेट बहुत रिसोर्सेज है जिसपे जिस तरह घरों पे हमने सोलर प्लेट लगा के गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए, वापदा से जान छुड़ाई है। गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएट लेने चाहिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए कि लोग खुद ही अपने यंगस्टर्स के लिए के मेहनत करते रहें और ऑनेस्टली करते रहें, इस कल्चर से बाहर निकलें जैसे हम हर चीज पे सोर्स के लिए वो अप्रोच करते हैं। तो बिलीव करें, मेरा कोई सोर्स नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ एवरेज फैमिली के साथ, लोअर मिडिल क्लास से, मेरा कोई इतना पॉलिटिकल सोर्स नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने हर दौर में हर जगह पे चांस दिया है, काम किया है। तो आप इस फैंटेसी से बाहर निकलें कि हर जॉब, हर काम, हर जगह सोर्स ही चलता है, नहीं चलता, सोर्स लाजमी नहीं है। ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करें तो अल्लाह पाक पे यकीन होना चाहिए, वो जरूर चांस देगा। तो आप अपने बच्चों तक ये चीजें ट्रांसफर करें, उनको बताएं कि मेरिट है, आप मेहनत करें और अल्लाह पे तवक्का, इसी को तो कहते हैं जी। तवक्का ये थोड़ी है कि बस बिजली में हाथ डालो और तवक्का की जिंदगी बच जाएगी, ये नहीं। तवक्का ये आप हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें, मुखलिसी और सच्चाई के साथ करें और अल्लाह पे बिलीव करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे। ये पब्लिक मैसेज है, वो अपने बच्चों को भी एजुकेट करें। तो बहुत सारे आपने देखे, हम सब दोस्त जो बैठे हैं तो प्राइवेट में ही जॉब की। अच्छा, एक बड़ी हम स्पेशल सिंधी कौम के लिए मैसेज दूंगा कि हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है कि हम गवर्नमेंट को पियानशिप भी मिल जाए तो बैठ जाए, जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। वो हम सोचते हैं कि 40 साल 42 साल सर्व करने के बाद एक कुछ लाख मिल जाएंगे और पेंशन चलेगी, ये स्ट्रेटेजी सी ठीक नहीं है। प्राइवेट की तरफ आए, थोड़े टाइम में अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हार्ड वर्किंग करें, ऐसा ही है, मल्टी टैलेंटेड बने। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप हमारे नाजरीन आपकी इस पब्लिक मैसेज पे, एडवाइस पे अमल पैरा होंगे और इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होंगे आपकी तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू।